हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो कल हमने आपका तीसरा पाठ पढ़ाया, ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी का शासन। आज का हमारा पाठ है अगला, आदिवासी दिक्कू, यानी आदिवासी जो लोग जंगलों में रहने वाले, दिक्कू यानी बाहरी लोग, और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे जो आदिवासी जो लोग थे भारत में, उनके जो जीवन में किस प्रकार बदलाव हमें देखने को मिला, किस प्रकार उन्होंने जो है दिक्कू लोगों का अर्थात जो भारी लोग थे, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी जो लोग थे, उनके खिलाफ किस प्रकार उन्होंने आंदोलन किया। तो देखिए, शुरुआत करते हैं पाठ की। 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमता देखा गया। ये कह रहा है 1895 में, ये झारखंड की बात है बेटा। झारखंड में छोटा नागपुर का जो जंगल है, जंगल के गांव में घूमता देखा गया। जो आदिवासी जो गांव थे उनमें घूमता हुआ देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। यानी लोग बिरसा मुंडा के बारे में कहते थे कि उसके पास जो है देवी शक्तियां हैं, चमत्कारी शक्तियां हैं। वह इन देवी शक्तियों से कई बीमारियों को जो है दूर भगा सकता है, और अनाज की छोटी सी ढेरी से कई गुना बढ़ा देते हैं। अनाज की छोटी सी ढेरी को बड़ी ढेरी में वह बदल सकता है, तब्दील कर सकता है, अर्थात उसके पास देवी शक्तियाँ। और बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिक्कुओं अर्थात जो बाहरी लोगों की गुलामी करने के लिए भेजा गया है, आज़ाद कराने के लिए भेजा गया है। ये बेटा कह रहा है, ये बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया कि भगवान ने उसे उन लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा गया जो बाहरी लोगों से पीड़ित हैं। यानी दिक्कू का मतलब होता है बाहरी लोग। दिक्कू का मतलब क्या होता है बेटा? बाहरी लोग। तो आप इसको अंडरलाइन करें, दिक्कू यानी बाहरी लोग। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगा, अर्थात जो बिरसा के विचारों को मानने लगे और उसे भगवान का दर्जा दे दिया। अर्थात उसे क्या मानने लगे? भगवान मानने लगे। कौन लोग? जो आदिवासी लोग। किसको भगवान मानने लगे? बिरसा व्यक्ति को, बिरसा मुंडा को वो जो है भगवान मानने लगे। अब कह रहा है बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एक जनजाति है बेटा। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है। बिरसा के समर्थक में इलाकों में दूसरे आदिवासी जैसे संथाल और उराव भी शामिल थे, जो बिरसा का समर्थन कर रहे थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हुई समस्याओं से बेचैन थे। ये जो जनजातियाँ थी, जैसे संथाल है, उराव है, भील है, ऐसी जो जनजातियाँ हैं, उनके आसपास हो रहा जो बदलाव और जो बाहरी जो लोग उनके क्षेत्र में आ रहे थे, जिसे दिक्कू कहते हैं, उनसे जो समस्या इन्हें पैदा हो रही थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। उनको परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। यानी आदिवासी लोगों को उनके अपने जो जीवन है, जो कल्चर है, उसे नष्ट होता दिखाई दे रहा था। आजीविका खतरे में थी। इनका जो रोजगार था वो खतरे में आ गया था, और धर्म भी छिन्न भिन्न हो गया था। आगे कह रहा है बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था। यानी बिरसा आदिवासी की वे कौन सी समस्याएं थी जिनका समाधान करना चाहता था, हल करना चाहता था। वे भारी लोग कौन थे? इन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासी जो जिनकी रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म आदि अलग होता है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनकी सामाजिक मान्यताएं होती हैं, जो विकास से यानी कटे हुए होते हैं, अर्थात जो यानी प्राचीन जीवन जीते हैं। इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों की रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के
सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। कह रहा है एक कबीले के जो लोग होते थे वो कुटुंब में के बंधनों से बंधे होते थे। ये कह रहा है इसका मतलब ये नहीं था उनके पास भेद नहीं था, उनके पास जो है सामाजिक आर्थिक फर्क नहीं था। उनके पास सामाजिक आर्थिक जो फर्क स्पष्ट रूप से जो है था। यानी कोई जो आदिवासी जो लोग जो हैं कुटुंब के जिनके पास अधिक धन था उनकी हैसियत ऊंची थी, और जिनके पास धन कम था, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर थी, उनकी हैसियत कम थी। आगे कह रहा है जनजातियों के लोग किस तरह जीते थे, उनका जो जीवन है। ये कह रहा है बाहरी लोगों के आने से पहले या दीपकों के आने से पहले ये लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती उसे कहते बेटा जो जंगलों में की जाती, पेड़ पौधों को काटकर जो परंपरागत तरीकों से जो खेती की जाती उसे कहते झूम खेती। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, नहीं जो परंपरागत कृषि होती है, जो आदिवासी जो कृषि होती है, जो बिना जो है खाद बीज के जो कृषि होती है, यानी जिसमें आधुनिक खाद बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, साधारण तरीके से साधारण औजारों से जो कृषि की जाती है उसे झूम कृषि कहते हैं। झूम खेती घुमंतु खेती को भी कहा जाता था। यानी क्या करते थे जो है किसान जंगल के एक हिस्सा उन्होंने काट कर वहाँ खेत तैयार कर लिया, 2-3 साल तक वहाँ खेती की, तो वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी, उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे तो वहाँ पर कृषि करते थे, फिर तीसरी जगह। तो ऐसी खेती को यानी झूम खेती या घुमंतु खेती कहा जाता है। यानी घुमंतु खेती यानी भूमि के जो टुकड़ा होता है उस पर 1-2 साल कृषि करने के बाद उसे उपजाऊ होने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर, छोटे छोटे खेतों पर, भूखंड का मतलब होता है खेतों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और ज़मीन पर उगी जो घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे, जो है खेत तैयार कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते, किस रूप में, खाद के रूप में। यानी वो जो राख थी किसका काम करती थी, खाद का इस्तेमाल करती थी, यानी काम करती थी। इस राख में पोटास होती थी जिसमें मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ये कुल्हाड़ी से अपने पेड़ों को काटते थे और कुदाली से ज़मीन यानी जो फावड़ा होता है ऊपरी सतह को खुरस देते थे, यानी बैलों का प्रयोग भी नहीं करते थे हल के लिए। ये खेतों को जोतने के बजाय बीज रोपने और उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। कह रहा है ये खेतों को जोतते नहीं थे, बीज को रोपते थे। रोपने की बजाय क्या करते बेटा, खेत में बखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती भूमि बेटा ध्यान रखना, परती भूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि जहाँ पर कई साल तक कृषि नहीं की जाती या उसे उपजाऊपन होने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे कहते हैं परती भूमि, या हम अपनी भाषा में कहते हैं बदवाड़। भाई इस बार हमने बाजरे की फसल नहीं बोई, खरीफ की फसल बाजरा नहीं बोया और सरसों बोएंगे, तो जो 4-5 महीने के लिए तो खेत को यानी बहा लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। यानी भूमि को उपजाऊपन वापस लाने के लिए उसे क्या कहा जाता है, बदवाड़ या परती भूमि। यानी 100 बातों की एक बात कि ऐसी भूमि जिस पर 2 या 3 साल तक कृषि नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए देखिए। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत को पर्वतीय व जंगली घाटियों में रहते थे। कह रहा है जो घुमंतु किसान थे वो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली क्षेत्रों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी में
जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु कृषि जो है कर सकते थे। कह रहा है भारी लोगों के आने से पहले इनकी ज़िंदगी जो स्वतंत्र थी, ये जंगल में कहीं पर भी एक कोने से दूसरे कोने में बेरोक टोक आ सकते थे। उनका जीवन बहुत ही उस समय सुखी माना जाता था। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो अध्याय हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।